हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के पैरिस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स क्लास 12 की जो 160 क्लासेस हम लेकर के आने वाले हैं वो आज हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हो गए हैं। और ये उस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। जो 160 क्लासेस का सीरीज हम आपसे वादा किए थे लाने के लिए, उसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। आपकी बेटा बोर्ड एग्जाम तक का समय अभी अगर देखा जाए तो आज से 2 महीने का समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीनों में पूरी फिजिक्स समराइज करके वन शॉट वे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें, डेरिवेशंस होंगे, वो हम आपको कराने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आज की क्लास है बेटा, जो प्रथम क्लास आपके समक्ष हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, इसको सिर्फ आप रिवीजन के तौर पे देखिएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप सब बच्चों ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा, कहीं से भी पढ़ करके, स्कूल में, कहीं अलग जगह से ट्यूशन कर करके या सेल्फ स्टडी कर करके आपने कर लिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो जो मैं आपके समक्ष लेक्चर जो लेकर के आ रहा हूं, ये सिर्फ आप रिवीजन के तौर पे मान के करिएगा कि हाँ ये मेरा रिवीजन हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको हम बहुत ज्यादा डिटेल में कोई चीज समझाने वाले हैं। डिटेल में बहुत ही ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत सारी टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। जो एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि वही बच्चे इस लेक्चर को समझ पाएंगे ढंग से जिनका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है या तैयारी अच्छे ढंग से हो गई है। जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो पूरा सिलेबस नहीं देखे हैं, उनको इस लेक्चर में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यह लेक्चर का जो लेवल है वो उसी लेवल से हम कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स को लेकर के हम समझाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। बेसिक से बहुत कम समझाने का प्रयास करेंगे। जहां पे हो सकता है मेरे से बेसिक से समझाऊंगा, जहां से हो सकता है कि यहां से उठाना चाहिए टॉपिक, अन्यथा उसको बताने में ज्यादा समय जा रहा है तो मैं उसको अन्यथा ना बता करके जो मूल बातें हैं, जो स्पेशल टॉपिक्स के बारे में जो हम बातें करने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को आपके समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आप बच्चों का 4 लाइन से हम स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कहते हैं, क्या पथ क्या पथिक, क्या पथ क्या पथिक जिसमें कोई सूल ना हो। क्या पथ क्या पथिक जिसमें कोई सूल ना हो, और नाविक के धैर्य की कैसी परीक्षा जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। परीक्षा बहुत ही ज्यादा पास आ गई है और समय हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है। यही तो समय है कि परिस्थिति के प्रतिकूल होकर के अच्छा काम कर पाने का और जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको दिखा पाने का। जितना भी आपने पढ़ा अभी तक वो सब समराइज हो करके आप रिवीजन इस लेक्चर में कर पाएंगे, और मैं इसी उम्मीद के साथ आपके समक्ष इस लेक्चर को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, कराने का प्रयास करूंगा। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, सीधे हम अपने लेक्चर के बारे में बताते हैं और इनमें जो हमने टॉपिक्स ली है उसके बारे में बात। जो मैंने पहला यूनिट चूज किया है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 8 मार्क्स को होल्ड किए हुए है। इस यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बनेंगे बेटा, 8 मार्क्स से। ठीक, आपने सिलेबस बेटा पहले से देखा होगा। इस यूनिट से कितना मार्क्स आएगा बेटा? 8 मार्क्स। और इस यूनिट में जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, वो चैप्टर्स आपके समक्ष ये दिख रहे होंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस यूनिट की ये 4 चैप्टर हैं। अभी हर एक चैप्टर से जो स्पेशल टॉपिक होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इसमें से भी सिलेक्टेड होंगी कि इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये जो है फंस जाएगा आपके एग्जाम में, आपको पढ़ना चाहिए, मैं उसी को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपको यहाँ पर इस लेक्चर को देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आज पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ी सी बातें हम आपसे कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेटेड हैं हम भी कि जो आपका ये बीड़ा हमने उठा रखा है, आज हमने जो बीड़ा आपका उठाया है, एक वादा किया है, उसको करा पाने के लिए हमको तो मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा आपके साथ में, है ना? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको अथक प्रयास करूंगा कि ये अच्छे से हो जाए। तो पहला जो हमने चैप्टर इसमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स
इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं सिर्फ वही हम पढ़ाएंगे। दूसरा जो हमारा जो है चैप्टर्स है वो है गॉस थ्योरम, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। और तीसरा जो है मेरे लाल वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो चौथा पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस। आप सभी विद्यार्थी इनमें जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं इन चैप्टर्स के बारे में भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इनका परिचय हुआ होगा। आपने कहीं से भी इन सभी चैप्टर्स के बारे में कभी ना कभी पढ़े होंगे अपने बीते टाइम में। अभी जितना समय आपके पास गुजर चुका है उसमें तो ये सब पढ़े ही होंगे। तो एज अ रिवीजन क्लासेस ये आपको इस लेक्चर को देखना है, ठीक। तो आइए हम आपको पहला चैप्टर्स ले चलते हैं और इसमें बताते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स है। ऑफ कोर्स पहले चैप्टर ही का टॉपिक है, पहला चैप्टर हमने ले लिया। पहला चैप्टर तो आपको हमने दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो जाहिर सी बात है जो अब हमारा शुरू होगा इसके बाद पहला लेसन ही होगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पहले लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये लेसन एक ही है, चैप्टर एक ही है बेटा, चैप्टर एक ही शुरू करेंगे। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन पाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाएंगे, अगर कोई पीवाईक्यू है तो वो भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। हर तरफ से हर सेगमेंट से मैं अथक प्रयास करूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, अभी और बेहतर हो जाए, ठीक। आपने कर लिया है, आप हीरा हो पहले से, आपकी तैयारी एक नंबर की आपने कर ली है। बस अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा और हो सकता है कि मैं मेहनत जो आपके लिए कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं कुछ ही अंश मात्रा में ही, कुछ ही परसेंटेज में ही, लेकिन आपकी तैयारी में इजाफा तो जरूर करेगी, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद से हम आपको ये लेक्चर आज दे रहे हैं और आपको इसी उम्मीद से एज अ रिवीजन क्लासेस के तौर पे आपको ये लेक्चर देखना भी है, ठीक है बेटा। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपने कहीं भी पढ़ा होगा, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़े हो या किसी भी अध्यापक से आप पढ़े होंगे, तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन इसको बताई होगी सर ने। हाँ, सर के पास जो है सर ने बताया तो अच्छा ही बताया होगा, क्योंकि आप शुरुआती टाइम में जब आए होंगे तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही होता है जो चार्ज के बारे में हम भी आप सभी बच्चों को जो है पढ़ाए होंगे। सभी बच्चों को हम लोग भी पढ़ाते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चले जाते हैं। लेकिन जो ये क्लासेस है मेरी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वन शॉट क्लासेस है, ब्रीफ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में जिस बात को जितने शब्दों में कहना उतनी ही शब्दों में कह के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मेन डेफिनेशन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, साइंटिफिक डेफिनेशन जो है, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है और एग्जामिनर से नंबर लेना है, तो वो मैं बता रहा हूं क्या है। ऑफ कोर्स आप पढ़े ही होंगे, एज अ रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूं, है ना। और आपको बहुत सच्चे दिल से पढ़ना है बेटा। और उनके लिए तो वरदान है जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो अभी बैठे थे कि हम विद्या से पढ़ लेंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे या कोई और क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे। तो बेटा आपके पास अभी भी समय है, इस क्लासेस को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप देख करके और अपने तैयारी में और भी अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? Electric charge is the fundamental property of substances due to which it is possible for them to exert electrical force. क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंसेस का, किसी भी पदार्थ का। फंडामेंटल माने मूल प्रॉपर्टी है, मूल गुण है किसी भी पदार्थ का, ड्यू टू विच जिसके कारण इट इज पॉसिबल फॉर देम उनके लिए संभव हो पाता है टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, कि वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगा पाए, विद्युत बल लगा पाए। समझ पाए? तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कुछ और नहीं, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच एनी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा पाता है, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को, उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जानते हैं। और ये एग्जैक्टली आप इसको ऐसे एग्जाम में लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा बेटा, ठीक है ना। अब आगे हम अगर बात करें तो आपने जब ब्रीफ क्लास किया होगा अपने इस क्लास से पहले, जब आपके पास समय था ज्यादा, कहीं भी पढ़ने गए होंगे तो आपको वहां पर पढ़ाया गया होगा कि बेटा एक जो है सिल्क का कपड़ा ले लो
और एक कांच की जो है रॉड ले लो, और जब सिल्क के कपड़े पे रॉड आप रगड़ते हो तो जाहिर सी बात है कि सिल्क में जो है नेगेटिव चार्ज आया होगा और कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ऐसे ही दो छड़ को लिया होगा मास्टर साहब ने और आपको बताया भी होगा अच्छे से कि सिल्क का कोई कपड़ा था, उस पे इस कांच की छड़ को जब आपने रगड़ा तो सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज चला गया और जो कांच की छड़ थी, ग्लास रॉड थी, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ऐसे कोई एक और रॉड हम ले आए तो दोनों को जब पास में लेकर गए तो देखो क्या कर रही है, ये रिपेल कर रहे हैं। देखो ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है। समझ पाए? सेम सिल्क के क्लॉथ से हमने क्या एबोनाइट का छड़ रगड़ा। एबोनाइट एक प्रकार का सब्सटेंस है। मान लिया कि ये जो हमारी पेन है ये एबोनाइट के सब्सटेंस से बनी हुई है और इसको जब हम लेकर के रेशम के कपड़े से रगड़े तो रेशम के कपड़े के अंदर अब पॉजिटिवली चार्ज आएगा और इस एबोनाइट की छड़ पे नेगेटिवली चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिवली चार्ज होगी और जो रेशम का कपड़ा था वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पहले से हमने ग्लास को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा है तो ये पहले से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्वायर्ड हो गया है। अब हमने एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड है। अब जब दोनों को पास लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे लाल? इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों फिगर से, फिगर ए और फिगर बी से, दोनों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज के भी टाइप्स होते हैं। चार्ज के क्या होते हैं? भी टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेटा ये है ग्लास, ये बेटा रेशम का कपड़ा और ये है ग्लास रॉड। जब आपने रेशम के कपड़े से ग्लास रॉड को जब रगड़ा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन जब वही रेशम के कपड़े से आपने एबोनाइट से बनी छड़ को रगड़ा, जब एबोनाइट से बनी छड़ को रगड़ा मेरे लाल, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया। तो देखो दो रॉड, जब ग्लास रॉड को जब आप आपस में लेके आते हो तो कभी ये चिपकते नहीं हैं, कभी ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल? रिपेल करते हैं, माने एक दूसरे को दूर भगाते हैं। वही जब आप एक ग्लास रॉड को और एक एबोनाइट रॉड को जो आपने सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा था उसको जब पास पास लेके आते हो तो ये चिपक जाते हैं, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से ये दोनों एग्जाम्पल से आपको ये देखने को मिलता है मेरे लाल कि जो चार्ज हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। और मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं आप समझ गए हो सभी लोग कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। जी हाँ सर, आप तो सर एकदम बेहतरीन पढ़ा रहे हो। जो पुराना नॉलेज था उसको आपने उजागर कर दिया और जो हमारी पुरानी बातें हमने सीखी थी उन्हीं से बातों को कर रहे हो। जी मेरे लाल, मैं उन्हीं बातों को कर रहा हूं। मैं कोई अलग से नया नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो आप अभी तक पढ़ करके अपने भंडार में, ज्ञान के भंडार में जहां पर आप ज्ञान को स्टोर करते हो, वहां पर जो आपने रखा है बस उन्हीं में से कुछ चीजों को हम तरोताजा करने आए हैं ताकि आपका नॉलेज बरकरार रहे टिल द एग्जाम और आप अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। क्यों पीयूष? यही तो हम लोग करने वाले हैं। यस सर, है ना, यही हम करने वाले हैं। तो आगे हम चलते हैं। आशा करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने अभी तक आपको बताया और उनके टाइप्स का जो हिंट दिया ये आपको बेहतरीन ढंग से दिमाग में उतर चुका होगा। ठीक है बेटा, क्या इजाजत है? मैं आगे चल सकता हूं? ठीक है, आगे चलता हूं। आगे चलने के बाद में हमने जैसा कि बताया कि हमने हिंट आपको दिया था कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर अगली जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेरे लाल वो है काइंड्स ऑफ चार्ज। क्या बेटा? काइंड्स ऑफ चार्ज माने चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तुरंत मैंने एक मिनट पहले, एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, आपको हमने हिंट दिया था कि दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। याद करो, यहाँ पर हमने बताया था, अभी एग्जांपल भी ले लिया कि ग्लास की रॉड को जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास की रॉड को आप पास में लेके आते हो तो ये रिपेल करते हैं। रिपेल माने एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या करते हैं पीयूष? दूर भगाते हैं। ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जब एक ग्लास रॉड को और एक एबोनाइट रॉड को लेके आते हो तो जाहिर सी बात है ये ग्लास की रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो एबोनाइट की रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट माने एक दूसरे को आकर्षित करती है और रिपेल माने एक दूसरे को दूर भगाती हैं, दूर भगाती हैं। ये दोनों रॉड कहेंगी, क्या कहेंगी? आई लाइक यू। क्या बोलेंगे? आई लाइक यू। ऐसे समझ सकते हो
आई लाइक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसको हम पसंद करते हैं उसके करीब रहना हमको अच्छा लगता है। जिसको आप पसंद करते हो सेम सेम आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसे आप पसंद करने लगते हो और आपके पास ज्यादा रहता है। जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज फ्रीक्वेंसी है, ये नेगेटिवली चार्ज फ्रीक्वेंसी है, ये मैच ही नहीं हो रहा, आपका तालमेल बन ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इससे दूर रहना पसंद करोगे और इसको आप हमेशा बोलोगे आई हेट यू। क्या कहोगे? आई हेट यू। समझ पाए भाई? जिससे हमारा अच्छा बनेगा, संबंध हमारा अच्छा होगा, उसी के करीब ना हम रहेंगे। और जिससे हम देखना ही नहीं पसंद करते, जिससे हमारी कोई बात ही नहीं मैच हो रही है, उसे हम दूर भगाना पसंद करेंगे। तो ऐसे भी कह सकते हो। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाता है मेरे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पर दो प्रकार के चार्जेस बेटा होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं सर बता दो। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है बेटा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है मेरे लाल? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आपको समझा पाए अच्छे से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम सिंबलाइज तरीके से प्लस लिख देते हैं और इसको हम माइनस लिख देते हैं। प्लस को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और माइनस को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये भी आपने अपने लेक्चर्स में जहां से भी आप पढ़े हैं वहां पर आपने इसको पढ़ा होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज अ रिवीजन क्लासेस फॉर यू। तो आपको ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे लेना है, आपने पहले से पढ़ रखा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो क्या आपको काइंड्स में समझ में आ गया? यहाँ पर जो चार्ज हमने बताया काइंड्स ऑफ चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी भी आती है एक। तो क्या प्रॉपर्टी के बारे में भली भांति एक्सप्लेन आपको हमें करना पड़ेगा कि आप पहले से जानते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में बता दें, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। जैसे अगर प्लस प्लस चार्जेस होंगे, क्या होंगे मेरे लाल? अगर प्लस प्लस चार्जेस हैं, जैसे सॉरी यहां पर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहां पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात करें यहां पर कि जो सेम चार्जेस होंगे, माने दो प्रॉपर्टी है इसकी, यहां पर हम बताना भूल गए थे, आपको हम बता दें। प्रॉपर्टी बात करें कि लाइक चार्जेस माने एक जैसे चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो डिफरेंट नेचर के होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्या करते हैं मेरे लाल? अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखो यहाँ ये लाइक चार्जेस है माने एक जैसे हैं, प्लस है माने पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और देखो ये अनलाइक चार्जेस माने एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी विशेष प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं, है ना बेटा? तो ये दोनों चीजें आप पढ़े होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आगे एक बहुत विशेष टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे, तो हम इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप इसे बहुत अच्छे से समझने का भी प्रयास मेरे लाल करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? इसमें हमने कुछ बॉक्सेस ले रखे हैं जो आपको अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए पहले से हमने कुछ लिख रखा है ताकि समय हमारे पास बचे और आपको हम अच्छे से समझा भी पाए। पहला जो है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू एवरी सब्सटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो बने होते हैं किससे? वेरी टिनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स के बाद क्या आता है बेटा? एटम आता है। क्या आता है? एटम आता है। साइज ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ क्या होता है? एटम का साइज क्या होता है बेटा बताओ? आप पीछे जो पढ़े हैं उसमें एटम का साइज तो पढ़े होंगे ना, क्या होता है? क्या होता है नहीं मालूम? चलो हम बता दे रहे हैं, इसीलिए तो मैं आया हूं रिवीजन कराने बेटा, आप चिंता ना करो। 10 to the power -10 मीटर क्या होता है मेरे लाल? 10 to the power -10 मीटर का साइज होता है ऑर्डर का। ईच एटम इज फॉर्म्ड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल, और जो प्रत्येक
एटम होता है वो 3 प्रकार के बेटा फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम पेन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? पेन कहते हैं। सर अब पेन क्या होता है? पेन से क्या एटम बना हुआ है? नहीं, पेन का मतलब होता है P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। तो शायद मैंने आपको ये बताया भी होगा। तो जो इसका कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक सब्सटेंस जो होते हैं वो बने होते हैं 3 ही पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, और एटम का जो साइज होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और जो प्रत्येक एटम होता है वो बना होता है 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से, जिसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो अब ये चीज है, मान लिया कि ये एटम है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये ज्यादा जो है ब्रीफ क्लासेस हो जाएगा, फिर ये वन शॉट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ये एटम है, तो एटम के अंदर हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड रहता है, आपने पढ़ा है। और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है बताओ फिर? और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं माइनस। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्जेस होते हैं। तो एटम में अगर हम देखें कि जितने इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव में होता है। इसलिए एटम में या एटम के पास जितने पॉजिटिवली चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज होंगे। दैट्स व्हाई जो है ये एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को उसी तरह से कैंसिल कर देते हैं जैसे प्लस और माइनस संख्याएं आपस में मैथमेटिक्स में कट जाती हैं। तो एटम क्या है बेटा? न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है। मतलब जो है ये जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके ऊपर। ठीक है बेटा? तो अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में, तो यहां पर जो फ्री है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और जो बाउंड है वो क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस प्रोटॉन वाला केस। तो पॉजिटिवली चार्ज इज स्टोर्ड एज इन द सेंटर इन अ स्मॉल एरिया इन द सेंटर ऑफ एटम। तो यह एटम में छोटा सा हिस्सा एक सेंटर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज स्टोर्ड है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ फ्री होकर के घूमता रहता है। समझ पाए? तो कोई भी बॉडी जब वो चार्ज्ड होती है या अनचार्ज्ड होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जो जिम्मेदार, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। समझ पाए? यही बात हम यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लिया कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, है ना? यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा? कमी है। तो यहां पर हमने कुछ बॉडीज ले रखी हैं जिसके थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी के चार्ज होने में या अनचार्ज होने में, या चार्ज होने में भी तो पॉजिटिवली चार्ज होने में या निगेटिवली चार्ज होने में। तो आइए समझते हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। किससे? प्रोटॉन से। किससे कम है बेटा? प्रोटॉन से, या लगभग इलेक्ट्रॉन नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे अंदर मान लो कोई बुराई है, मेरे अंदर कोई भूत चला गया, भूत माने इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अगर मेरे अंदर का इलेक्ट्रॉन, मेरे अंदर का भूत चला जाएगा बाहर, तो मेरे अंदर सिर्फ क्या बचेगी? अच्छाइयां ही बचेंगी। और अच्छाइयां हमेशा धनात्मक का प्रतीक होती हैं, पॉजिटिव का प्रतीक होती हैं, प्लस का प्रतीक होती हैं। ठीक ऐसे ही अगर सेम केस में हम अगर देखें कि अगर ये माइनस माइनस है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज अगर कोई बॉडी है, तो ये संकेत करता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा है किसकी? प्रोटॉन की तुलना में। किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, या लगभग प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज माना जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं केस में, अगर इस वाले केस में देखने को मिल जाए कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है बेटा? प्रोटॉन हैं। अगर इसके ऊपर अगर
प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, जैसे कि इस एटम के केस में हो रहा है, तो इस केस में ये जो बॉडी होगा उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। समझ पाए अच्छे से? तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, तो माना जाता है कि दैट बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to the number of protons, and then we can say that body is neutral. आप क्या समझ पाए अच्छे से? पक्का? तो किसी बॉडी के चार्ज होने में या अनचार्ज होने में या नेगेटिवली चार्ज होने में या पॉजिटिवली चार्ज होने में only and only the electron is responsible. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ये पूरी थ्योरी को, इस पूरी थ्योरी को इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम कहते हैं। और बेटा यही आपको एग्जाम में लिख के भी आना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो नंबर आने के चांसेस हैं ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ जो है ज्यादा न लिख कर करके, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा लिख करके आप जाएं, ताकि हमको भी समझ में आ जाए, ज्यादा जो है बर्डन वाला वर्क हमें चेक करना ना पड़े। ठीक है बेटा, तो हमने आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन समझाने का प्रयास किया, और आपको आशा भी करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं और आपका जो एक बहुत विशेष टॉपिक है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पर इसमें देखते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in a body due to the presence of a charged body placed close to it is known as electrostatic induction. इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम मान लीजिए कि कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है, उसके पास अब जब किसी चार्ज बॉडी को लेके जाते हो तो चार्ज का पुनः डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे जो अनचार्ज्ड बॉडी थी वो भी चार्ज्ड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। थ्योरी में यही कह रही है, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी प्लेस्ड, रखी जाती है क्लोज टू इट, उसके पास में, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है ना? आइए हम समझाते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक ये स्फीयर था और ये एक ग्लास रॉड हमने बना रखा है। ठीक है ना? ये स्फीयर अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल दैट मींस इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हैं। दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। तो जैसे ही आप इसके करीब, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई दूसरी बॉडी लेकर के आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोई दूसरी बॉडी लेकर के आते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने मान लिया कि Q है। क्या है बेटा? Q है। और जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरी बॉडी है हमारी, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, इसलिए तो न्यूट्रल है। जैसे ही किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के करीब लेके आओगे तो इस बॉडी के ऊपर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस साइड में आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इस साइड चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? दैट मींस इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे इस तरफ आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रूल लग रहा है, यहाँ पे वो फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी लग रही है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप देखो, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के ऊपर लेके जाते हो जो पहले से न्यूट्रल है, न्यूट्रल दैट मींस उसका वैल्यू जीरो नहीं है, उसके ऊपर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो जितने भी माइनस चार्ज होंगे वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, और जितने भी लाइक चार्जेस माने प्लस प्लस हैं वो देखो दूर जा रहे हैं। इस रॉड से, इस दूसरे वाली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ये वाला जो है प्लस चार्ज दूर भाग रहा है, और जो माइनस वाले हैं इधर की तरफ आ जा रहे हैं।
तो देखा कि जैसे ही आप किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हो तो उसके ऊपर चार्जेस का पुनः रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, माइनस वाले इधर की तरफ आ गए और प्लस वाले उधर की तरफ आ गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? पक्का एकदम गजब का समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि अ चार्ज बॉडी एट्रैक्ट्स खींचती है, एट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहां फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोई चार्ज बॉडी है वो किसी न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा। समझ पाए? तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन बच्चे हो, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मजा आएगा पढ़ाई में। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बहुत ही उम्दा और विशेष टॉपिक्स के बारे में आपको हमने समझाया और बताया, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में मदद मिलेगी। और आज का लेक्चर इतना ही आपके समक्ष हम लेकर के आए थे। आपको इसमें सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कुछ, जैसे फेसबुक है, इस पे जाकर के आप जो है फॉलो कर सकते हो, जिससे आप अपडेट रह सकते हो हमसे कि जो है बहुत सारी चीजें नई नई बताते रहते हैं। और ये व्हाट्सएप है और ये इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप पीडीएफ इसका एज इट इज इस लेक्चर का देख सकते हो, ऐसे टेलीग्राम पे। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने जैसे बेहतरीन विद्यार्थियों को आप उसको शेयर करिए, ताकि आपके साथ वो भी तैयारी अच्छे से कर पाए। और अगर हमसे जुड़े रहना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स तो आपका है ही है। मेहनत अगर अच्छी लगी हो, आपको अगर लग रहा हो कि लेक्चर जो है कुछ अच्छा है, बढ़िया से हमने मेहनत की है, आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कोई समझाने में भूल चूक हो जाती है, तो डिस्क्लेमर ये है कि उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। पढ़ाने में बहुत सारी बातें याद रखनी होती हैं, हो सकता है दिमाग से कोई बातें हट गई हो या ऐसा कोई अल्फाज निकल गया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी बच्चे उसको बताने का, कमेंट बॉक्स में बताने का या पर्सनल तरीके से मैसेज करके बताने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर में उसको दुरुस्त करें और इंप्रूव करके अपने अंदर बहुत अच्छा से आपके समक्ष पीपीटी वगैरह बना करके लेक्चर हम लेके आए, ताकि आप कोई भी जो है त्रुटि के साथ लेक्चर आपको देखना ना पड़े। और आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।